लिए। तो मैंने पहला लेक्चर में ये समझा दिया था कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में, डिमांड इन्वेस्टमेंट और सेविंग उस पर हो गया था। अब हम आज जो इसका एक समरी जो बता दें कि जो हमारा इक्वेशन बनेगा, एक तो इक्वेरियम कहाँ बनेगा, जब इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसको y का फॉर्मूला क्या था, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, ये आपका एक इक्वेशन बनेगा। इसी के आधार पे आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा इक्वेरियम, I इज इक्वल टू एस, यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो I को हम सी बार, एस का क्या फॉर्मूला था, नेगेटिव सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, एक इक्वेशन ये बनेगा इक्वेरियम इस पे। और तीसरा, अगर तीसरा जो फॉर्मूला है कि y इज इक्वल टू ए बार डिवाइडेड अपॉन एमपीएस। अब आप कहेंगे सर ए बार क्या है, ये तीसरा इक्वेशन बना। तो इसको भी मैंने कह दिया कि ए बार का मतलब, जैसे आपने वहां पे क्या किया था, सी बार अपना था ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो ए बार का मतलब कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, जो हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। ए बार को हम फॉर्मूला इसको एक और बन गया कि सी इज इक्वल टू सी बार प्लस आई। तो अब यहां देखिए ए बार का मतलब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, और ये आपका सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई का मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले से आप इस चीज को सॉल्व करेंगे। अब हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि हमने उसमें पढ़ा पिछले में कि हमारी डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड। अब हमारी एक्सेस डिमांड क्यों हो रही है, एक्सेस डिमांड के लिए कि हमारी स्थिति क्यों एक्सेस डिमांड के रूप में हो रही है, और क्या रीजन है एक्सेस डिमांड का, और क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा, इफेक्ट्स ऑफ द एक्सेस डिमांड। ये सब चीजें हम इस क्लास में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और स्थिति हमारी इकोनॉमिक में क्या कंडीशन होगी, तो एक्सेस डिमांड होता है और एक डेफिसिट डिमांड होता है। ये दो चीजें में पढ़नी है, तो जिसको मैं इस लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा। कि पहले तो आप ये फिगर को देखिए, पहले आप प्लॉट करेंगे। प्लॉट में हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं आउटपुट, यानी इनकम आउटपुट, और वाई एक्सिस पे हम मार्क करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। ये दोनों चीजों की हम इस पे मार्क करते हैं। अब मार्केट में ये कह रहे हैं कि ये एक एफ है, हम इस पे मार्क किए, ये हमारा ओएफ, यानी कि ये हम इसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इसको मार्क करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट यहां जब मार्क करेंगे, तो जब आप इसमें, आपने शुरू में पढ़ा था कि जब हम इसको एडी और एएस इसमें हमको मार्क करना है, तो हमने एएस का जो प्लॉटिंग करते हैं तो कहां से करते हैं, जीरो से। तो जीरो से सीधे हमने एक लाइन ये ड्रॉ की, इसको ऐसे किया, ये हमारा क्या हो गया, एएस हो गया, ये देखिए मार्क किया है। और दूसरा हमने, क्योंकि इस पे हमें वाई एक्सिस पे हमको एडी को भी मार्क करना है, तो हमारा ये हमने एक प्लॉट किया है कि ये हमारा एडी है, ये हमने एडी मार्क कर लिया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों चीजें। अब यहां कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहां होगा, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब आप देखिए कि ये हमारा दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, ये हमारा इंटरसेक्ट यहां कर रहे हैं, ठीक, यहां पे, ये सॉरी यहां, ये होना चाहिए, यहां पे कर रहे हैं। अब हम अगर इसके ऊपर हम देखें तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, अगर मैं यहां इसमें खड़ा हो जाऊं यहां पे और इसके ऊपर अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ये बी पॉइंट दिखेगा जिसको, और दूसरा फिर हमारा ए दिखेगा, ठीक। एक हमने ये भी मार्क कर लिया, एक हमने इसको किया बी पे, हमने एडी डैश कर लिया, एक एडी कर लिया और एडी डैश कर लिया। तो जब हम यहां खड़ा होकर ऊपर देख रहे हैं तो हमें यहां पे बी पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और यहां पे अगर हम एडी कर रहे हैं तो ये हमारा यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो जो हम यहां पे अपनी इनकम को देख रहे हैं एफ से, और ये को, तो यहां पे आपको क्या, पहले हम इसको डॉट डॉट वाले को देखेंगे, ये चीजें हमारी कि एडी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एडी क्या स्थिति हो रही है कि एडी जो है आपका ज्यादा है, एएस कम है। तो इस चीज को हमें, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, तो इसको हम कम करेंगे, ठीक। अब इसको हम कहेंगे एडी इज डैश को, ऐसा होता तो तब हमारा इक्विलिब्रियम बनता। तो इसी चीज को इस प्लॉट पे करने की कोशिश की है, और इसको आप सेंटेंस पढ़िए कि एडी इज ग्रेटर देन एएस। अगर डिमांड ज्यादा है एएस से, तो इसका मतलब
full employment level, then it is a situation for excess demand. अगर डिमांड ज्यादा है तो क्या हुआ, हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, पूरा है, फुल है, यानी कि एट एडी इज ग्रेटर देन एयर एट फुल एम्प्लॉयमेंट, देन इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। इसका मतलब कि डिमांड ज्यादा है। अब क्या डिमांड है, द अमाउंट वाज बाय विच एडी एक्सीड एडी डैश इज नोन एज। अब इस डायग्राम में हमने कहा कि एडी से एडी डैश, यानी हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायर्ड, यहां लिखा ना एडी डैश इक्वल टू एडी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि डिमांड हमारी ज्यादा है, तो उसको डिमांड को मतलब इक्विलिब्रियम करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे लाने के लिए हमें एडी चाहिए, एडी डैश चाहिए। तो ये दोनों के बीच का जो एडी और एडी डैश के बीच का जो गैप है, उसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये देखिए यहां लिखा है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, इस पॉइंट को जो है, क्योंकि हमें बैलेंस करना है एडी डैश पे, तो इस दोनों के गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। देखिए इस पे लिखा है, द अमाउंट ऑफ विच एडी एक्सीड, एडी क्या होता है, एडी से एडी डैश की एक्सीड जो करता है वही इन्फ्लेशनरी गैप होता है। ए बी अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जो ए और बी जो डायग्राम मैंने बनाया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। और तीसरा, व्हेन एडी इंक्रीजेस बियॉन्ड इट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन इट कॉजेज ए राइज इन प्राइस एंड लीड टू इन्फ्लेशनरी। और जब ऐसा सिचुएशन तो होगा तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा है तो क्या, फिर प्राइस लेवल उसकी बढ़ेगी, और इकोनॉमिक में कैसी स्थिति होगी, महंगाई बढ़ेगी, यानी कि इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन उत्पन्न होगी, महंगाई बढ़ेगी। जब प्राइस रेट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। तो इसी चीज को कह रहा है कि ये जब चीजें दोनों के बीच की जो गैप है, इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। और इसमें सिचुएशन क्या होगी इकोनॉमिक में, कि चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, राइज इन प्राइस एंड लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। इसी चीज को उन्होंने किया। और रीजन क्या है, एक्सेस डिमांड क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था एडी एक्सेस डिमांड क्यों ज्यादा है, तो हमने पढ़ा था कि जब हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, हम गवर्नमेंट अगर खर्चा ज्यादा करेगी, नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो सिचुएशन क्या होगी, तो सिचुएशन हमारी डिमांड ज्यादा हो रही है। इसी चीज को देखिए, सब पे मैंने एरो किया है ऊपर की तरफ, ये सब चीज की हमारी डिमांड ज्यादा है, हम इसको कंज्यूम, तो जब हमारी डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक है कि डिमांड ज्यादा होगी तो हमारी प्राइस लेवल बढ़ेगा और एक्सेस डिमांड होगा। अब जब एक्सेस डिमांड, यानी कि पहला क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब आपकी डिमांड होगी, आपने पढ़ा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कि चीजें जब आपकी डिमांड ज्यादा होगी तो आप कंज्यूम ज्यादा करोगे। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू राइज इन, क्योंकि हमारी कंज्यूम करने की इच्छा ज्यादा है, तो जब इंक्रीज इन डिमांड टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो क्या हुआ, कंजम्पशन बढ़ेगा। फिर इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट अपना ज्यादा करेंगे, हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा ज्यादा है। और इंक्रीज इन, अब गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर को ज्यादा बढ़ा रही है, तो इंक्रीज इन, इसलिए डिमांड इसकी बढ़ रही है कि गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। फिर इंक्रीज इन, हमारा यहाँ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी इंक्रीज कर रहा, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा, दूसरे जगह एक्सपोर्ट हो रहा, और वहां से जो हमारे यहाँ आ रहा वो इंपोर्ट हो रहा, तो जो दोनों की जो बीच का डिफरेंस वो भी बढ़ रहा है। और मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड ज्यादा, और सबसे बड़ा मेन रीजन है कि लोगों के पास पैसा है, यानी कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो मैंने कहा कि जब हमारी एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड क्यों हो रही है, रीजन क्या है उसका, तो ये आपको 6 पॉइंट लिखने होंगे कि डिमांड हमारी इसलिए बढ़ रही है कि हमारा कंजम्पशन ज्यादा है, हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा ज्यादा खर्चे कर रही है, हमारे यहाँ कंट्री में नेट एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो रहा है, और लोगों के पास पैसे हैं, यानी कि सबसे बड़ी चीज है कि मनी सप्लाई। ये 4 चीज तो आपने उसी एडी से ले लिया, कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। ये 4 पॉइंट तो आपने वहीं से ले लिया सीधे एग्रीगेट डिमांड में, जो मैंने स्टार्टिंग में करा था कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो जिसमें आपको सी और आई पढ़ना था, इसमें आगे पढ़ा। लेकिन वो चारों चीजें की वजह से ये जो आपका कंजम्पशन ज्यादा है, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा, नेट एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो ये तो 4 रीजन तो बिल्कुल सॉलिड रीजन है डिमांड बढ़ने का।
पांचवा जो रीजन है कि हमारे लोगों के पास पैसा ज्यादा है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। लोगों के पास जब पैसा होगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे ही, पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड कम होगा। लेकिन जब मनी सप्लाई है इकोनॉमिक में तो उसका मतलब कि डिमांड इसलिए बढ़ रहा है। और दूसरा, सरकार ने अगर अपने टैक्स को कम कर दिया तो लोगों के पास क्या होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। अगर यही सरकार टैक्स बढ़ा देती तो इंक्रीज कर देती तो क्या हुआ, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो इसके 6 रीजन है एक्सेस डिमांड होने का मार्केट में, हमारे इकोनॉमिक में, कि किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब कि कंजम्पशन करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, गवर्नमेंट्स के खर्चे यानी कि पुल बनाना, वेलफेयर का जितने काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गए हैं, भारत से या उस कंट्री से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो रीजन हमारी डिमांड ज्यादा है। और पांचवा आपका मनी सप्लाई ज्यादा है, यानी कि इकोनॉमिक में सब लोगों के पास पैसा है। और छठा जो है कि गवर्नमेंट ने टैक्स को रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज इन टैक्सेस, तो जब पैसा डिक्रीज कर दिया, टैक्स में टैक्स देना नहीं है, कम कर दिया, तो लोगों की डिमांड तो बढ़ेगी। तो ये 6 पॉइंट आप एग्जाम में लिख के आएंगे कि इंक्रीज इन एक्सेस डिमांड का रीजन ये है। अब दूसरा पॉइंट 3 नंबर का कभी कभी ये आता है, या तो 6 नंबर का आएगा पूरा तो सब कुछ लिखना होगा, उसका रीजन भी लिखना होगा, उसका इफेक्ट भी लिखना पड़ेगा, उसकी प्लॉटिंग भी करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। प्लॉटिंग में क्या चेंजेस हो रहा है उसको भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी 3-3 नंबर में अलग अलग भी पूछ सकता है कि एक्सेस डिमांड की रीजन क्या है, एक्सेस डिमांड का इफेक्ट क्या है, और आपको कह देगा डायरेक्ट प्लॉट करने के लिए, तो उस चीज को आप उसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करेंगे। अब तीसरा कभी कभी पूछ लेता है कि जब हमारी इन्फ्लेशनरी गैप हो रही है, जो मैंने कहा आपको पहले टॉपिक में पढ़ाया कि इन्फ्लेशनरी गैप क्यों हो रही है, कब हो रही है, तो जब हमारा एक्सेस डिमांड हो रहा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे इकोनॉमिक में। तो पहला जो है, इट कॉजेज कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइसेस ऑफ, जब कोई चीज दाम बढ़ेगा तो इकोनॉमिक में, मार्केट में खुश कौन होगा, प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर के प्राइस बढ़ने से उसको खुशी होगी कि हमारे फायदे ज्यादा होंगे। तो इसका इफेक्ट सबसे पहला ये होगा कि कंटिन्यूअस ये सारे 6 पॉइंट अगर चीजें हो रही हैं, रीजन आ रहे हैं, सब चीज बढ़ रहा है, तो सबसे पहला इफेक्ट यही पड़ेगा कि सभी चीजों की दाम बढ़ता जाएगा, राइज इन कंटिन्यूअस, इसीलिए कहा गया कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। दूसरा, प्रोड्यूसर खुश होगा तो प्रोड्यूसर गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि उसको मैंने पढ़ाया था एक जगह एबनॉर्मल वर्ल्ड के बारे में कि जब जहां पे कंपटीशन कम होगा वहां पे लोग कम है तो उनको क्या होगा, फायदा ज्यादा होगा, तो उसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। तो प्रोड्यूसर के लिए प्राइस राइज होने पे उसको ज्यादा खुश होगा तो उसको प्रॉफिट वहां ज्यादा होगा। और दुखी कौन होगा, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर तो खुश होगा कि प्राइस बढ़ रहा है, तो वहां पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है प्रोड्यूसर पे कि वो खुश हो रहा है तो फायदे ज्यादा होंगे, लेकिन कंज्यूमर वहां दुखी हो रहा है क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जब आपकी एक्सेस डिमांड होगा और जब इसकी चीजें जब होगी तो इफेक्ट आपका एक्सेस डिमांड का क्या वर्ड है ना, इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, जब आपकी प्राइस बढ़ता जाएगा, सब चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो स्थिति क्या होगी कंट्री में, स्थिति कंट्री में होगी कि जो कंज्यूमर है उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड आपकी प्राइस बढ़ने से। और चौथा जो इफेक्ट पड़ेगा, अब जैसे यहां मैंने वर्ड लिखा है वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल ये वर्ड एक नया आया, आपको जनरली बुक्स में हो सकता है ना मिले। इसका मतलब होता है, जैसे पहले आप इसको समझिए कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, अपने प्रोडक्ट को बना रहा है, तो अपने यहाँ लेबर रखा है, लेबर को वो वेज देता है 100 रुपीज, और मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग हो रही है वो हो रही है 150 रुपीज, यानी कि जो प्रोड्यूसर है 100 रुपया लेबर को दे रहा और उस वस्तु को तैयार होने के बाद वो 150 रुपया में मार्केट में बेच रहा। अब लेबर आया, उसको 100 रुपया मिला, लेबर को ही पता चला कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशनरी बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जब महंगाई बढ़ रही है तो वो आएगा, कहेगा साहब हमें, क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है इसलिए हमारी आप वेज को बढ़ाइए, क्योंकि अब हर चीजें महंगी मिल रही है। तो प्रोड्यूसर ने उसकी वेज 120 रुपया कर दिया। अब 120 रुपया अगर उसने उसकी मजदूरी कर दी तो क्या अभी भी वो प्रोड्यूसर 150 में बेचेगा? नहीं, क्योंकि उसको अपनी प्रॉफिट तो जोड़ना ही है। तो वो अपनी चीजों को फिर क्या करेगा, प्रोडक्ट को 170 में बेचेगा। अब तो प्राइस मार्केट में, फिर कुछ दिन के बाद फिर वो लेबर आएगा, कहेगा साहब ऐसा है कि महंगाई बढ़ रही है, अब हमारी 120 में काम नहीं चलेगा, अब हमारा वेजेस बढ़ाइए। तो अब उन्होंने मान लीजिए 150 रुपया अगर उसका वेज कर दिया, तो अब जब यहां बढ़ाया तो प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, 170 में तो बेचेगा नहीं, वो 200 रुपया में बेचेगा, यानी रुपीज जो है 200 रुपीज में सेल कर रहा है। तो ये जो प्राइस, वेज और प्राइस यानी कि महंगाई, ये जो आपस में जो
चल रहा है, इसी को हम कहते हैं ये स्पाइरल के रूप में है, यानी कि वेज प्राइस के बढ़ने से ये चीजें चेंजेस आ रही है। तो देखिए, तो इसको लिखा है ड्यू टू राइज इन प्राइसेस लेबर विल डिमांड हायर वेजेस। प्राइस महंगाई बढ़ रही है तो लेबर अपने अधिक वेज की मांग कर रहा है, एंड हायर वेजेस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट विल अगेन लीड टू राइज इन प्राइसेस। और क्या हो रहा है, जब वेजेस वो के रूप में अपना, और जब महंगाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, तो लेबर अपनी वेज की मांग कर रहा है, और जब वेज जब की मांग कर रहा है तो क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट जो है और महंगा होता जा रहा है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तो वस्तु के दाम बढ़ जा रहे हैं, एंड इट विल अगेन लीड टू राइज इन प्राइसेस। और जैसे जैसे वो अपनी वेजेस को बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। तो इस चीज को उन्होंने स्पाइरल का नाम दिया है कि वेज जो है प्राइस और स्पाइरल, यानी कि वेज जो है प्राइस के अकॉर्डिंग ही उसकी, और वो घूम फिर के जैसे जैसे वेजेस बढ़ जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्शन का दाम भी बढ़ता जा रहा। तो ये चौथा इफेक्ट ये पड़ रहा। तो ये 4 रीजन हैं जो आपके मार्केट में, आपके इकोनॉमिक में इफेक्ट डाल रहा है एक्सेस डिमांड की वजह से, और जिसके वजह से इन्फ्लेशनरी गैप की स्थिति उत्पन्न हो रही है महंगाई बढ़ने की। एक्सेस डिमांड कहिए और चाहे इन्फ्लेशनरी गैप कहिए, अगर ये कभी पूछ दे कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, तो भी यही आंसर होगा। और अगर ये पूछ दे कि इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, तो भी आप इसके आंसर देंगे कि डिमांड होने पे क्या मार्केट में हमारी इकोनॉमी में इसका प्रभाव पड़ेगा, तो भी आप ये 4 आंसर लिखेंगे। और अगर कह दे कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमारे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट डालेगा, तो भी यही 4 आंसर देंगे कि प्राइस बढ़ती जाएगी, कंटिन्यूअस प्राइस बढ़ेगा, और जो प्रोड्यूसर है वो एबनॉर्मल, उसको वो क्या होगा, गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट, वो खुश होगा, और कंज्यूमर जो है वो अपनी परचेसिंग पावर उसकी कम हो जाएगी, कंज्यूमर परचेसिंग पावर गो डाउन, और जो मजदूर है वो अपनी प्राइस को क्या, अपनी वेजेस को बढ़ाता जाएगा, वो जैसे जैसे बढ़ाएगा वैसे वैसे प्रोड्यूसर जो अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाता जाएगा, अपना दाम बढ़ाता जाएगा, और जिसके वजह से इसको हम कहा गया वेज प्राइस स्पाइरल, कंटिन्यूअस इंक्रीजेस वेजेस। लगातार जब हम वेजेस बढ़ते जाएंगे प्राइस की वजह से, तो उसी को हम कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। और ऐसा वो क्यों हो रहा, ड्यू टू राइज इन प्राइसेस लेबर विल डिमांड हायर वेजेस एंड हायर वेजेस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब वो डिमांड कर रहा है हायर की, तो उसके वजह से प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट का दाम बढ़ता जा रहा है, और ये अगेन लीड टू रेज प्राइस। और जब और 100 रुपया किया तो मार्केट में 150 रुपए की वस्तु बिक रही थी। जब लेबर ने वेजेस की डिमांड की, हमको अब 120 रुपया चाहिए, तो वहां पे प्रोडक्ट का दाम प्रोड्यूसर ने 150 से 170 कर दिया। फिर जब वो अगेन वो लेबर आया कि नहीं मेरा महंगाई बढ़ रही है, अब हमारी वेजेस और बढ़ाइए, तो अगर उन्होंने 150 कर दिया तो उसके बाद उसने सीधे 200 कर दिया। तो टोटली वेज और प्राइस पे डिपेंड करता, इसी को हम स्पाइरल कहा गया। क्लियर? अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ये तो एक्सेस डिमांड हो गया। अब डेफिसिट डिमांड क्या है? डेफिसिट डिमांड इसका ठीक कि डिमांड हमारी कम है और सप्लाई ज्यादा है, यानी कि एडी इज लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज ए डेफिसिट डिमांड। जब हमारी मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उसी को हम डेफिसिट डिमांड कहेंगे। व्हेन एडी फॉल्स बिलो इट फुल एम्प्लॉयमेंट, जब वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट से बिलो होगा, देन इट विल लीड टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन। जब उसके पास डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने वस्तु को रिड्यूस करेगा, अपने प्रोडक्ट को रिड्यूस करेगा, लीड टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन आउटपुट, डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, ताकि मंदी की स्थिति ना हो। इसलिए उस चीज को बैलेंस करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट को रिड्यूस करेगा। और AD-62, इसका देखिए मैंने ये फिगर बनाया। पहला वाला फिगर क्या था, आप दोनों आमने सामने बनाएंगे, ये हमने आगे ऊपर नीचे कर दिया समझाने के लिए। तो पहला वाला आपने जो AD से AD डैश किया था, वो आपका यहां पे बना था, वो क्या था, इन्फ्लेशनरी गैप था। अब आपका AD से AD डैश हुआ, तो यहां पे क्या बन रहा है आपका, डिफ्लेशनरी गैप में, इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कह रहे हैं। तो जब स्थिति मंदी की स्थिति हो जाएगी, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, जब चीजें डिमांड है ही नहीं और उसके पास प्रोडक्ट ज्यादा है, तो अपने प्रोडक्ट को कम करेगा। तो ऐसे सिचुएशन जब देश में हो कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन को कंट्री में हम उसको डिफ्लेशनरी कहते हैं, मंदी की स्थिति कहते हैं। तो उस कंडीशन में हेयर आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस फॉल, और उसमें क्या होगा, जब चीजें कहोगे तो प्राइस दाम घटने लगेगा। अब ठीक यहाँ उल्टा होगा, अब वहां पे प्राइस बढ़ रहा था तो प्रोड्यूसर खुश हो रहा था, कंज्यूमर दुखी हो रहा था। लेकिन जब यहाँ प्राइस घटेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर दुखी होगा और कंज्यूमर खुश होगा कि आप चीजों की दाम घट रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए, तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन आता है कि एडी इज इक्वल टू, यानी कि एएस, यहाँ पे एडी रिक्वायर्ड यहां लिखा जाएगा कि एडी डैश क्या होना चाहिए डिफ्लेनेशरी गैप को बराबर करने के लिए। ये सिचुएशन एक्चुअल में ये है, लेकिन अगर उस चीज को अगर हमें करना है तो एडी डैश लाएंगे तभी तो इक्वल बैलेंस होगा ना। तो इस चीज को लाने के लिए हमें एडी की रिक्वायरमेंट है एस्टेब्लिश टू फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं डिफ्लेनेशरी गैप में किन्स महोदय ने। तो इसी को कहा गया है डेफिशिएंट डिमांड। अब जब हमने कहा कि एडी कम है एंड डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो कम क्यों है, क्या रीजन है, तो इसका भी रीजन आप लिखेंगे। जैसे आपने रीजन लिखा था एक्सेस डिमांड का, उसी तरह आप एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड में भी आप इसका रीजन लिखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्या स्थिति हुई कि लोगों की मांग कम हो रही है। तो डिक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पहला रीजन ये है कि कंजम्पशन करने की इच्छा, आपने वहां पढ़ा था कि कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं इसलिए डिमांड ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब डेफिसिट डिमांड हो रहा तो वहां पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन, लोगों की कंज्यूम करने की, यानी कंज्यूम करने की जो इच्छा है वो कम हो गई। क्यों हो रही है, ड्यू टू फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कारण क्या है कि प्रोपेंसिटी, खर्च करने की इच्छा जो है लोगों के अंदर, उसकी गिरावट आ गई, जिसकी वजह से डेफिसिट डिमांड की स्थिति इकोनॉमी में उत्पन्न हुई। दूसरा, डिक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, अब लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे हैं तो इसलिए वो डेफिसिट डिमांड हो गया। वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, इंक्रीज इन आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे डिक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा डेफिसिट डिमांड की स्थिति उत्पन्न हुई। रीजन ये हुआ। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब यहाँ क्या कर रही है, डेफिसिट डिमांड में गवर्नमेंट भी कोई एक्सपेंडिचर खर्च नहीं कर रही है न, क्योंकि जब वो उस पर खर्च कर रही है तो लोगों का भला हो रहा है, तो उसमें सरकार के खर्चे आ रहे थे डिमांड, उसमें एक्सेस डिमांड पे। लेकिन यहाँ पे अब सरकार जो है किसी चीज पे खर्च नहीं कर रही है, एक्सपेंडिचर उसका कम कर दिया, तो डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो तीसरा पॉइंट ये हुआ, इसलिए वहां पे डेफिसिट डिमांड की स्थिति हो गई हमारी इकोनॉमिक में। डिक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट, अब हम एक्सपोर्ट भी कम कर दिए, अब हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम चीजें कम बन रही है, बाहर कंट्री में कम चीजें कम जा रही है, बाहर से हमारे यहाँ कम आ रही है, तो ये भी स्थिति हो गई। तो जब हमारी कंट्री में ये 3-4 चीजें जब होगी तो ऑटोमेटिक है कि डिफ्लेशनरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसको मंदी कहते हैं। और लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा, तो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट कहां से करेंगे, वो खर्चे कहां से करेंगे। तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, सरकार ने अब उनके पास पैसा, क्योंकि डिमांड जब एक्सेस था तो लोगों के पास पैसा था, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो दोनों को कंपेयर करके पढ़िएगा, एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को जब आप कंपेयर करेंगे तो एक में इंक्रीज कर रहा है, सारी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा, तो डिमांड ज्यादा है। लेकिन जब सब चीजों पे हम कम कर देंगे, हम उसके न के बराबर करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारी जो स्थिति जो भारत में होगी, एक जब डिमांड ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, और जब हमारा डिमांड कम होगा या हम सप्लाई ज्यादा होगी तो भारत देश में इकोनॉमिक में हमारी डिफ्लेशनरी की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसको हम मंदी कहते हैं। तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई, और ऐसा सिचुएशन तो और क्या होगा कि वहां पे लोगों की डिमांड बढ़ गई कि गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को घटा दिया, डिक्रीज इन टैक्सेस। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स बढ़ा दे रही है, तो इंक्रीज इन टैक्सेस। तो जब टैक्स बढ़ जाएगा तो लोग क्यों पैसा, उसमें चीजों के पास पैसे की कमी है और टैक्स बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक स्थिति क्या हो जाएगी, डिफ्लेशनरी की हो जाएगी। तो यही रीजन है, जो 6 रीजन आप इसमें लिखेंगे, एक्सेस डिमांड में 6 रीजन लिखेंगे, और ठीक उसका ऑपोजिट आपका डेफिसिट डिमांड में, कि अगर वहां कोई इंक्रीज कर रही है तो यहाँ डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए 4-6 पॉइंट यहाँ भी कहा कि डिक्रीज इन कंजम्पशन, कंज्यूम करने की जो कंजम्पशन कम हो गया, और क्यों कम हो रहा, क्योंकि लोगों की इच्छा कम हो गई है, ड्यू टू फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी खर्च करने की इच्छा कम हो गई है, इसलिए इन्फ्लेशनरी होगी, डेफिसिट डिमांड हो गई, डिफिसिट हो गया। डिक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे हैं लोग। और दूसरा, डिक्रीज, गवर्नमेंट अपने खर्चे भी कम कर दी। चौथा, नेक्स्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, कोई चीजें बन नहीं रही है, बाहर जा नहीं रही है, और मार्केट में मनी सप्लाई है नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो स्थिति तो मंदी की हो ही जाएगी। और सरकार ने टैक्स भी बढ़ा दिया, तो जब टैक्स बढ़ा दिया तो ये सारी कंडीशंस जो है 6 पॉइंट जो आप लिखेंगे, ये आपका हो गया रीजन फॉर डेफिसिट। एडी कम क्यों है, डिमांड कम क्यों है, इसका रीजन हो गया कि एडी इज लेस देन एएस, दैट इज द 6 पॉइंट इज द रीजन, और एडी इज ग्रेटर देन एएस, 6 पॉइंट इज देयर। तो दोनों को डिफरेंस आप इस रूप में फिगर बना के प्लॉट भी करेंगे। 6 नंबर का पूछेगा तो, और 3 नंबर का पूछेगा तो आप केवल उस चीज को
एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मेन आपकी चीजें पॉइंट हो गई। और फॉल ये किया, और इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप। अब दूसरा है कि डेफिसिट डिमांड पे क्या इफेक्ट, जैसे हमने वहां इफेक्ट पढ़ा, यहां भी आपको डिफ्लेशन के इफेक्ट पढ़ेंगे। तो इसको क्वेश्चन पूछ सकता है इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड या इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, दोनों चीजें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ऐसा क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि फॉल इन इनकम एंड प्राइजेस इन द इकोनॉमी, इनकम हमारी कम हो जाएगी और प्राइजेस हमारी कम हो जाएगी। फॉल इन इनकम एंड प्राइजेस इन द इकोनॉमी, इनकम हमारी कम हो जाएगी और हमारे दाम घट जाएंगे। प्राइजेस इन द इकोनॉमी, फॉल इन इनकम एंड प्राइजेस इन द, दोनों में गिरावट हो जाएगी। प्रोड्यूसर में ऑकर लॉसेस, प्रोड्यूसर को क्या होगा, यार लॉस होने लगेगा, और एक्सेस डिमांड में प्रोड्यूसर को फायदे हो रहे थे। और कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, यानी कंज्यूमर परचेसिंग पावर विल इंक्रीज। उनके जब चीजें सस्ती हो जाएंगी तो लोगों की खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये चीजें जो आपकी तीन चीजें आप एक्सेस इसके इफेक्ट डालेंगे, लिखेंगे कि डेफिसिट डिमांड की क्या इफेक्ट हमारे इकोनॉमी में पड़ेगा। पहला आपका पड़ेगा कि प्राइसेस घट जाएंगी, इनकम, फॉल इन इनकम एंड प्राइसेस इन द इकोनॉमी। और दूसरा क्या हो जाएगा कि प्रोड्यूसर को लॉस होगा। और तीसरा क्या होगा, कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। ये तीन इसके इफेक्ट पड़ेंगे। अब एक चैप्टर है इसको फिर, अब जब देश में इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी की स्थिति होगी तो दो लोगों की चिंता होगी। और इसके अब इस चैप्टर को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपका ये दो तक हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मेजर टू करंट एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड की बात करेंगे कि डिमांड, ये देश में इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी की स्थिति होगी तो चिंता किसको होगी। तो चिंता दो ही को होगी, एक गवर्नमेंट की होगी और एक दूसरा आरबीआई को होगी, सेंट्रल बैंक को होगी। ये दो ही को चिंता होगी। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, क्या एक्सेस डिमांड में इनका क्या सिचुएशन है और डेफिसिट डिमांड में इनका क्या रोल होगा। तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करूंगा। थैंक यू।